कभी सोचा है देश आपस में बात कैसे करते हैं, कैसे वो अपनी एक पहचान बनाते हैं और दूसरों पर अपना असर छोड़ते हैं? तो चलिए आज हम अमेरिकी ग्लोबल कम्युनिकेशन के 75 सालों के एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के प्रोपेगेंडा से लेकर आज के डिजिटल जमाने के पिक्सल तक। एक जंग बिना एक भी गोली चलाए कैसे जीती जा सकती है? देखिए, यही कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी चुनौती थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो हथियारों से उतनी नहीं लड़ी गई जितनी विचारों से, विचारधाराओं से और तस्वीरों से लड़ी गई। और इस वैचारिक जंग का सबसे बड़ा हथियार था सॉफ्ट पावर। ये शब्द पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाई का दिया हुआ है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जबरदस्ती या पैसों से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और अपनी नीतियों के दम पर, उनके आकर्षण से दुनिया को अपनी तरफ खींचना। तो ठीक है, कहानी के पहले दौर में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सरकार ने दुनिया भर में अपना असर फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा और सोच समझकर एक सरकारी तंत्र कैसे खड़ा किया। देखिए, युद्ध के बाद की दुनिया में अमेरिका के सामने दो बड़ी मुश्किलें थी। एक तो सोवियत संघ का जबरदस्त प्रोपेगेंडा और दूसरा दुनिया भर में फैली अमेरिका विरोधी भावना। ऐसे में अपनी ग्लोबल इमेज को ठीक करना उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया, मार्शल प्लान। इसमें 13 अरब डॉलर का एक भारी भरकम निवेश किया गया। आज के हिसाब से तो ये खरबों में होगा, लेकिन ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पैकेज से कहीं ज्यादा था। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है मार्शल प्लान का दोहरा मकसद। हाँ, एक तरफ तो इसका काम था युद्ध से तबाह हुए पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करना, लेकिन असली खेल दूसरी तरफ था। ये वहां के लोगों को अमेरिकी इंडस्ट्री और लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक जबरदस्त टूल भी था। ये लोकतंत्र और पूंजीवाद के लिए एक अच्छी भावना बनाने और साम्यवाद के असर को कम करने की एक सोची समझी सांस्कृतिक कूटनीति थी। इन सारी कोशिशों को एक दिशा देने के लिए 1953 में एक सेंट्रल एजेंसी बनाई गई, द यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन एजेंसी यानी यूएसआईए। इसका सीधा सा काम था दुनिया के सामने अमेरिका की कहानी को एक संगठित तरीके से पेश करना। इसे कैंपेन ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई का अभियान का नाम दिया गया था। तो अमेरिका ने कौन से हथियार इस्तेमाल किए? बंदूकें और टैंक नहीं, बल्कि संस्कृति, संगीत, कला और खेल, इन सब को दिलों और दिमागों को जीतने के लिए एक शस्त्रागार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीर उसी दौर की एक शानदार मिसाल है। 1959 में मॉस्को में अमेरिकी कंडक्टर लियोनार्ड बर्नस्टीन सोवियत संगीतकार दिमित्री शोस्ताकोविच से हाथ मिला रहे हैं। न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक का ये दौरा सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि कैसे हाई कल्चर का इस्तेमाल विचारधारा की दीवारों को तोड़ने और अमेरिकी कला की महानता को दिखाने के लिए किया जा रहा था। और ये सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक तक ही नहीं रुका। डिजी गिलेस्पी जैसे जैज एम्बेसडर्स, दुनिया भर का दौरा करने वाले ऑर्केस्ट्रा, घूमती फिरती कला प्रदर्शनियां, पोगी एंड बेस जैसे मशहूर नाटक और यहाँ तक कि कार से लेकर किचन के उपकरण तक, ये सब अमेरिकन वे ऑफ लाइफ का हिस्सा बनाकर दुनिया भर में भेजे गए। एक और बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव था खेल कूटनीति का इस्तेमाल। सोवियत संघ अमेरिका पर नस्लीय भेदभाव और लिंचिंग जैसे आरोप लगाकर उसकी छवि खराब करता था। तो इसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने अफ्रीकी अमेरिकन एथलीटों को गुडविल ट्रिप्स पर भेजना शुरू किया, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि अमेरिका इन समस्याओं से निपट रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर 1960 के दशक में इस पूरी कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। अमेरिका की इन कोशिशों को एक जबरदस्त बौद्धिक और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ा, और ये आवाज थी न्यू लेफ्ट की। ये कोई पारंपरिक वामपंथी आंदोलन नहीं था, बल्कि उस पीढ़ी की सोच थी जो नागरिक अधिकारों, युद्ध विरोधी प्रदर्शनों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि अमेरिका क्या कर रहा है, बल्कि ये था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आलोचकों ने पूछा, क्या ये वाकई में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान था या फिर ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद था? तो ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जब कोई बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड किसी देश में आता है और धीरे धीरे वहाँ के छोटे लोकल बिजनेस की जगह ले लेता है। न्यू लेफ्ट के विचारकों का तर्क भी कुछ ऐसा ही था। उनका मानना था कि अमेरिकी फिल्में, संगीत और सामान सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में उपभोक्तावाद फैला रहे हैं और स्थानीय संस्कृतियों को कमजोर कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी आर्थिक और राजनीतिक हितों को फायदा हो सके। ये स्लाइड दोनों नजरियों के टकराव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ अमेरिकी सरकार कह रही थी कि वो स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा दे रही है,
वहीं दूसरी तरफ आलोचक कह रहे थे कि ये असल में विस्तारवादी पूंजीवाद का फैलाव है। जहां सरकार आपसी समझ की बात कर रही थी, वहीं आलोचकों ने इसे हेर-फेर का एक जरिया बताया, और जिसे साझेदारी और सहायता कहा जा रहा था, उसे दुनिया में असमानता बढ़ाने वाला बताया गया। इस आलोचना को और हवा मिली 1960 के दशक की घटनाओं से। वियतनाम युद्ध और अमेरिका के अंदर चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन ने दुनिया के सामने एक विरोधाभासी तस्वीर पेश कर दी। इससे अमेरिका के स्वतंत्रता और लोकतंत्र के संदेश पर सवाल उठने लगे और उसकी कोशिशों को कई लोग एक जोड़-तोड़ वाले प्रोपेगेंडा के तौर पर देखने लगे। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आधुनिक युग में आते हैं। कोल्ड वॉर के खत्म होने और नई तकनीक के आने से इस खेल के नियम पूरी तरह से बदल गए। अब कूटनीति सरकार के हाथों से निकलकर एक नए दौर में जा रही थी। ये टाइमलाइन इस बदलाव को बहुत साफ तौर पर दिखाती है। देखिए, 1960 के दशक में सरकार के कंट्रोल वाला एक तरफा ब्रॉडकास्ट मीडिया था। फिर 1999 में कोल्ड वॉर की मुख्य एजेंसी USIA को बंद कर दिया गया। 2000 के दशक में असर डालने का काम प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स किया जाने लगा, और 2010 के दशक में सोशल मीडिया के जरिए दो तरफा डिजिटल डिप्लोमेसी का दौर शुरू हुआ। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिकी सरकार ने जानबूझकर अपनी भूमिका को कम किया। उसने अपनी इमेज मैनेजमेंट का काम प्राइवेट कंपनियों और संगठनों को सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव था। तो इन दोनों युगों में मुख्य अंतर क्या थे? कोल्ड वॉर के दौर में सब कुछ सरकार चला रही थी, संदेश एक तरफा था और पूरी तरह से कंट्रोल में था। वहीं डिजिटल युग में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, बातचीत दो तरफा होती है और संदेश किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि नेटवर्क पर फैलता है। पहले कुछ गिने चुने प्रभावशाली लोगों को टारगेट किया जाता था, अब सीधे आम जनता से जुड़ा जाता है। तो इस पूरे 75 साल के इतिहास से हम आज की डिप्लोमेसी के लिए क्या सीख सकते हैं? पहली बात, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स असरदार होती हैं। दूसरी, एक तरफा संदेश देने के बजाय दो तरफा बातचीत करना ज्यादा फायदेमंद है। और सबसे जरूरी, भरोसा बनाने के लिए दूसरे देशों की जनता की बात सुनना और उन्हें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, आज की दुनिया में डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजनीति और कूटनीति को और भी ज्यादा असरदार बना दिया है। मतलब बातचीत तो हमेशा की तरह जरूरी है, बस उसके तरीके और प्लेटफॉर्म बदल गए हैं। और ये हमें इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। डीप फेक और डिसइंफॉर्मेशन से भरी इस दुनिया में जहां सच और झूठ का फर्क करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, वैश्विक कूटनीति में भरोसे का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मजबूर करता है कि हम इतिहास से मिले इन सबकों को आज की चुनौतियों पर लागू करें और सोचें।